हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विद्या जैन एजू हब। आज का हमारा जो सेशन है वो सी एस डबल टी का रिस्ट्रक्चर्ड सिलेबस जो आया है उसके डिटेल्ड गाइडेंस के बारे में है। तो आई होप ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कर लेते हैं कि ये वीडियो किसके लिए है और कौन कौन इसको देखेगा। तो सबसे पहले जो ट्वेल्थ अपियरिंग बच्चे हैं जो नेक्स्ट जून के अंदर सी एस डबल ई टी देने वाले हैं उनके लिए ये वाला सिलेबस अभी आ चुका है। और उनको अभी नेक्स्ट जून से सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल पैटर्न ही आएगा। लास्ट पेपर बस एमसीक्यू है और सब के सब आपको सेंटर पे जाके लिखने हैं। ऑनलाइन प्रॉक्टर मोड सी एस डबल टी के लिए अभी ख़त्म हो चुका है। लास्ट अभी जनवरी का सेशन बचा है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी डिटेल्ड इसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट सी एस डब्ल्यू टी एप्लीकेबल फ्रॉम जून 26 सेशन ऑनवर्ड्स। तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक, एंड तक हम देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस आया है, कैसा कैसा उसके अंदर चैप्टर्स है, लेवल क्या है चैप्टर्स की, कौन से चैप्टर्स डिफ़िकल्ट है कौन से इजी है। वेटेज तो अभी आना है इंस्टीट्यूट के तरफ से, वेटेज तो अभी नहीं बता पाएंगे, पर चैप्टर के डिफ़िकल्टी लेवल में चैप्टर देख के आपको बता सकता हूँ कि कितना डिफ़िकल्टी लेवल आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो अभी देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है। तो हमें दिया है सिलेबस फॉर रिस्ट्रक्चर्ड सी एस डबल टी, उसके अंदर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, मार्क्स एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन का हमको सबसे पहला पेज दिया है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी हमारा कवर किया था। वही सेम पैटर्न हमको अभी यहाँ पर भी आया है। ठीक है, इसके बाद मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट वाला डिटेल्ड सिलेबस का पेज देखेंगे क्या है। तो आपको 4 डेज एग्जामिनेशन है, उसके अंदर पहला पेपर आपका बिजनेस कम्युनिकेशन है जो सब्जेक्टिव पैटर्न में थियोरेटिकल लिखने के लिए आएगा। 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा और 100 मार्क्स का पेपर रहेगा जिसको 15 मिनट्स आपको प्रायर टाइम भी मिलेगा पेपर रीड करने के लिए। सेकेंड डे आपका रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, वो भी सब्जेक्टिव 3 घंटे का 100 मार्क्स का पेपर। थर्ड डे भी इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट रहेगा आपका, वो भी सब्जेक्टिव है, 3 आवर्स है और 100 मार्क्स के लिए है। फोर्थ डे को आपका रहेगा बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट, वो ओ एम आर बेस्ड रहेगा जहाँ पर आपको सिर्फ सर्कल करके आने हैं। वो रहेगा 2 आवर्स के लिए, 100 मार्क्स का रहेगा, 100 MCQs रहेगी उसके अंदर। मतलब आपको 120 मिनट्स के अंदर 100 MCQs सॉल्व करने हैं बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट के। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैंने बोला था कि ट्वेल्थ के अपियरिंग जो स्टूडेंट्स है या फिर ट्वेल्थ पास्ड जो है मिनिमम, इतना आपको एलिजिबिलिटी लगेगा सी एस डबल टी देने के लिए। और आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, बाहर का स्टूडेंट सी एस डबल टी नहीं दे पाएगा। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा इसका, सेंटर बेस्ड, 3 टाइम्स अ ईयर। कौन कौन से, फेब्रुवरी, जून और अक्टूबर सेशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ मंथ्स ऑफ फेब्रुवरी, जून एंड अक्टूबर। पहले पहले वीक जो होंगे उसके अंदर ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो इसके एक्चुअली डेट्स वगैरह भी आ चुके हैं सब एग्ज़ाम्स के, अलग एक शीट के अंदर इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। इसके बाद हम अभी देखते हैं डिटेल्ड कंटेंट्स अपने सिलेबस के। तो सबसे पहला पेपर है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में आपके लिए क्या आएगा अभी यहाँ पर, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। टॉपिक का नाम देख के हमको समझ आता है कि इंग्लिश स्पीकिंग आपको बहुत अच्छा रखने पड़ने वाला है। भले ही वो स्टूडेंट हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो या कोई लोकल लैंग्वेज का जो मीडियम होगा अपने अपने स्टेट के हिसाब से वो वाला हो,
हर किसी को इंग्लिश के अंदर स्पीकिंग, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स और सेंटेंसेस ये आना ही चाहिए। इसलिए आपको सबसे पहला गुड इंग्लिश के इसेंशियल्स दिए गए हैं। तो उसके अंदर क्या है, इंग्लिश ग्रामर है, वो ग्रामर के अंदर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब ये सब बातें आएंगी। इसके बाद आपको वर्ड्स विथ मल्टीपल मीनिंग्स, वोकेबुलरी के अंदर चॉइस ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, ऐसे अलग अलग आपको ये टॉपिक्स रहेंगे एक चैप्टर के अंदर। ये अलग अलग टॉपिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये CS वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको, क्योंकि हर लेटर, हर ड्राफ्ट या फिर कोई भी एग्रीमेंट होगा, कोई भी लीगल फाइलिंग होगे ROC के वगैरह, तो ये आपको इंग्लिश में करने पड़ते हैं। और कोई भी मेल राइटिंग होगा, ईमेल राइटिंग, कन्वर्सेशंस होंगे, वो सारे इंग्लिश के अंदर होते। तो आपको इस वजह से कम्युनिकेशन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है CSEET लेवल पे। तो आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से करना है। इसके अंदर आपको कम्युनिकेशन के कंसेप्ट्स वगैरह सिखाए जाएंगे, जो थियोरेटिकल पार्ट होता है। इसके बाद आपको आएगा मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद आएगा आपको कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से मीडियम्स यूज़ किए जाते हैं, ईमेल, SMS, वॉइस मेल, मल्टीमीडिया, मोबाइल फ़ोन्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब अलग अलग आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा। इसके बाद आपको उस कम्युनिकेशन के बैरियर्स भी सिखाए जाएंगे, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। इसके बाद आता है एटिकेट्स। एटिकेट्स भी आपको इसके अंदर सिखाए जाएंगे। इसके अंदर सोशल एटिकेट्स, बिजनेस मीटिंग एटिकेट्स, टेलीफोन एटिकेट्स, मील एटिकेट्स एंड प्रॉपर वे टू मेक इंट्रोडक्शंस, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ाया जाने वाला है। इसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड कम्युनिकेशन कैसा करना है उसका भी आपको थियरी सिखाया जाएगा। लीगल एस्पेक्ट्स भी बताए जाएंगे कि डाटा प्राइवेसी, डिस्क्लेमर क्लॉज, डिफेमेशन एक्सेट्रा के अंदर आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है ये आपको सिखाया जाएगा। फिर आपको प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या है, AI है, चैटबॉट है, इंटरनेट, ब्लॉग, ईमेल, सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, X एंड व्हाट्सएप, ये भी आपको सब यहाँ पर प्रैक्टिकल कैसे आपको लिखने हैं ये आपको सिखाए जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा थर्ड चैप्टर, बिजनेस करस्पॉन्डेंस। बिजनेस करस्पॉन्डेंस के अंदर क्या आएगा, लेटर्स आएंगे, इंटर कंपनी जो सिस्टम्स होते हैं, समझो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है, ऑफिस नोट्स आते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल या इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशंस होते हैं, उसके अंदर ऑफिस सर्कुलर्स, मेमोरेंडम्स, ऑफिस ऑर्डर्स, ये सब चीज़ें आती है। ये भी आपको इस अपने सिलेबस के अंदर सीखने हैं। इसके बाद आपको प्रोसीजर टू राइट फॉर्मल ईमेल एंड ईमेल एटिकेट्स भी आपको सिखाए जाएंगे। इसके बाद इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ईमेल। ईमेल के लिए एक प्रॉपर टॉपिक है, पूरा यूनिट का यूनिट पढ़ा रहेगा ईमेल के लिए, जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट लाइन, फॉर्मल ग्रीटिंग, टारगेट ऑडियंस कौन है, उसका क्लैरिटी एंड कॉन्शियसनेस कितना आएगा, ये सब आपको ईमेल्स के अंदर सीखना है। और लास्ट अपना चैप्टर रहेगा कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। तो इसके अंदर आपको बिजनेस टर्मिनोलॉजीज मतलब बिजनेस के अंदर आपको कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने होते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होता है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल टर्म्स आपको सिखाए जाएंगे, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए जाएंगे। तो ये सब आपका लास्ट चैप्टर के अंदर आएगा। आपको टोटल 4 चैप्टर्स है किसके अंदर, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। तो इसके अंदर आपको 2 ही मेन है, कम्युनिकेशन और बिजनेस करस्पॉन्डेंस, और बाकी के जो ये 2 चैप्टर है, इसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश एंड कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, ये आपको एक्स्ट्रा चैप्टर्स है जो आपको 25-30 मार्क्स के लिए रहेंगे। और बाकी मेन
जो है 70 मार्क्स ये कैरी करेंगे। ये दो ही चैप्टर करेंगे, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस। इसमें आपको सब आएगा, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ड्राफ्ट, उसके बाद इंटर एंड इंट्रा कंपनी कन्वर्सेशंस। आपको लिटरली कन्वर्सेशंस लिखने भी पड़ेंगे। आपको केस स्टडी दिया जाएगा और आपको कन्वर्सेशंस लिखने हैं। ऐसा भी आ सकता है। अपने डिटेल्ड बुक जब आएंगे ना तब उसके अंदर समझेगा हमें कि क्या क्या दिया गया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पेपर नंबर 2। हमारा पेपर नंबर 2 के अंदर क्या है अभी, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो हमारा पेपर नंबर 2 है। पेपर नंबर 2 के अंदर हमारा आता है जो नॉलेज हमको हमको लेना है वो बेसिक लेवल का नॉलेज लेना है। ये भी 100 मार्क्स का अपना पेपर है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले तो आपको बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स सिखाए जाएंगे, जिसमें क्या होता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है। उसके बाद आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होते हैं, वो पूरा का पूरा थियरी पार्ट है। तो आपको थियरी पार्ट सीखना है सबसे पहले अकाउंटिंग का। इसके बाद आता है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आपको क्या सिखाया जाएगा, सबसे पहले तो अकाउंटिंग एंट्री, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है, जो 3 गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के, वो आपको वहाँ से सीखना है। मतलब आप 11th-12th जो आप पूरा कर रहे हो ना, आपका अकाउंटिंग कौन से भी सिलेबस के अंदर, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी सिलेबस के अंदर जो आप 11th-12th का अकाउंटिंग करने वाले हो, वही का वही अकाउंटिंग सेम यहाँ पर इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब जर्नल्स वगैरह, सब्सिडियरी बुक्स, उसके बाद कैश बुक्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस एंड एक पार्ट आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ये आएगा आपका अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। इसके बाद चैप्टर आता है हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये एक अलग से चैप्टर है। इसके अंदर आपको कैश बुक, अपना बिजनेस का, और जो बैंक स्टेटमेंट होगा जो बैंक देती है हमारे बिजनेस का, वो दोनों को मैच करने होते हैं उसके बैलेंसेस। तो बस इसके आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों भी सम्स आएंगे, जिसके अंदर आपको कॉजेस ऑफ डिफरेंस है, फिर बैंक रिकन्सिलेशन बनाने की ज़रूरत क्या है उसका थियरी, और फिर फाइनली प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये वाला चीज़ आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आ सकता है 8-10 मार्क 15 मार्क के लिए भी आपको ये लेवल के ऊपर आ सकता है। इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में एक लंबा सा मस्त अकाउंट बनता है, 3-4 साल 5 साल का डेप्रिसिएशन अपने को चार्ज करना होता है और वो लेजर के अंदर लिखना है। तो उसका अपने को डेप्रिसिएशन कैलकुलेटिंग मेथड्स जानने हैं। मेनली तो 2 ही आएंगे, इन्होंने दिया है यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये 2 ही मेथड्स आएंगे। और चेंज इन मेथड्स और उसका ट्रीटमेंट भी आपको सीखना है। इसके बाद ये क्या आएगा, बस अकाउंटिंग आएगा। आपको सीधा सीधा ये अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये भी आपको 8 से 10 मार्क का वेटेज कैरी करेगा, ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट, ये पूरा सिलेबस देखो 11th-12th मिक्स करके है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैं तो कहूँगा ये सब है वहाँ पर। तो वही उधर भी अपने को यही सीखना है, इधर भी यही सीखना है, बस लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है या सेम भी रहेगा, कोई लेवल में डिफरेंस नहीं रहेगा। आपको सेम उधर भी प्रिपरेशन करना है, इधर भी प्रिपरेशन करना है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की अपने को ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, और जो भी क्लोजिंग ईयर के एडजस्टमेंट एंट्रीज रहते हैं अपने वो करो, बस इतना ही है। फाइनल अकाउंट्स जो हम करते हैं रेगुलरली 12th के अंदर 11th के अंदर वही है। फिर पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स, इसके अंदर भी वही है। क्या क्या, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर, तीन चीज़ें आएंगी।
और डिसोल्यूशन भी है। 4 चीज़ें हैं, तो चारों का आपको अकाउंटिंग मेथड सीखने हैं। उसके बाद वैल्यूएशन जो आएगा गुडविल का, और एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड के अनुसार जो भी गुडविल आएंगे वो गुडविल आपको वहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, और उसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी आपको सीखना है पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स के अंदर। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स के अंदर फिर से सेम जो 12th के अंदर चैप्टर है महाराष्ट्र बोर्ड का, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आएगा, फॉरफीचर आएगा और री इशू आएगा, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये 5 पॉइंट आपको दिए गए हैं कहाँ पर, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स के अंदर। इसके बाद आता है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनपीओ वाला अकाउंट्स। एनपीओ वाले अकाउंट्स के अंदर आपको क्या बनाना है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपका फाइनल अकाउंट्स वाला रहेगा इसका, और बाकी डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट, पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर एंड जो अपना बैलेंस शीट रहेगा एनपीओ का, वो बैलेंस शीट, इतना आपको करना है अकाउंट्स के अंदर। ये पूरा सिलेबस मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, ये 11th-12th मिला करके है जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आता है, और ऐसा ही सेम आपको सीबीएसई, आईसीएसई और अदर स्टेट बोर्ड्स में भी यही सेम सिलेबस दिखेगा। बेसिक अकाउंटिंग से फाइनल एनपीओ, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स आपको बनाने हैं, बाकी इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड पेपर है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अंदर आपको फिर से 100 मार्क्स का पेपर, आपको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके अंदर सीखना है, और फोकस रहेगा अपना इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, और जो क्रूशियल एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सीखना है। इसके अंदर 2 पार्ट्स है, इकोनॉमिक्स अलग, बिजनेस एनवायरनमेंट्स अलग। तो इकोनॉमिक्स 50 मार्क्स के लिए आएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट 50 मार्क्स के लिए आएगा। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन, मतलब 2 चैप्टर मर्ज किए हुए, एक डिमांड एंड सप्लाई अलग और एक मार्केट कंपटीशन वाला अलग। तो इसके अंदर वही है, थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस, उसके बाद इलास्टिसिटी, उसके बाद इंक्रीज एंड इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन, उसके अंदर क्या, मोनोपोली, ड्यूओपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये आपको फर्स्ट चैप्टर हो गया। इसके बाद आता है आपको सेकंड चैप्टर नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो इसके अंदर आपको क्या है, मीनिंग्स एंड मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, की कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, डोमेस्टिक इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, रियल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ये आपको सारे डिटेल्ड दिए रहेंगे आपके बुक के अंदर, ये आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम में लिख के आना है, ये आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर 100%। इसके बाद इंडियन यूनियन बजट, जो बजट आता है हमारा हर साल, वो बजट कैसे आता है, उसके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़, उसके बाद हेड्स कवर्ड अंडर द बजट, फिर रिवेन्यू एंड कैपिटल बजट, आपके पैसे आने वाला, पैसे जाने वाला, मतलब ऐसे 2 बजट सॉरी। इसके बाद मेजर कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट, मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट, और कंपोनेंट्स और वेरिएबल्स कवर्ड अंडर द फिस्कल डेफिसिट, ये आपको बजट के अंदर आएंगे। इसके बाद इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स आ जाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर तो आपको पता है कि क्या क्या आता है। सबसे पहले तो आपको इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम जानना पड़ेगा कि फाइनेंस कैसे फ्लो होता है इंडिया के अंदर। इसके बाद आपको देखना है की फैसेट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में आपको जानना है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई के बारे में जानना है। सिडबी के बारे में जानना है। इसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स। उसके अंदर आपको
शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या होते हैं वो सीखना है थियोरेटिकली। इसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस सिनारियो फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप्स, ये भी आपको पॉइंट इसके अंदर कवर किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्या, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या दिया गया है, तो इंडियन इकोनॉमी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसे चलती है ये आपको देखना है। तो प्राइमरी हमारा क्या है, एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज़ है। सेकेंडरी है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शियरी है हमारा सर्विसेज सेक्टर। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो ये 50 मार्क के लिए 5 चैप्टर है, जिसके अंदर नॉर्मल वेटेज 10-10 मार्क का रहेगा हर किसी को, हर चैप्टर को। और इसके बाद 50 मार्क के लिए बाकी के यहाँ पर 7 चैप्टर्स है जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे। तो आपको ये वाला ध्यान में रखना है, वहाँ पर 5 चैप्टर पढ़ने हैं, यहाँ पर 7 पढ़ने हैं। तो ये 7 भी मतलब ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रहेंगे, ये 2 तो छोटे ही है। देखो ये एआई वाला एक चैप्टर आया है आपको, नया नया, नए बच्चों को नया एआई आ गया, हमारे वक्त तो ये था नहीं। इसके बाद ये वाला एक चैप्टर है देखो, एंटरप्रेन्योरशिप सिनारियो। इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या दिया गया है हमको, तो ओवरव्यू, फीचर्स, फैक्टर्स, टाइप्स, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इसके बाद जो हमारा DPIIT है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडिया इंटरनल ट्रेड, इस बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमें क्या दिया गया है, तो हमारे जो नीति आयोग है, MCA है, सेबी है, RBI है, IBBI है, CCI है, NCLT है और NCLAT है। ये जो हमारे की रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस है इंडिया के अंदर, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है ग्लोबल एनवायरनमेंट। ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन आता है फिर यहाँ पर, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स लाइक WTO, एशियन डेवलपमेंट बैंक, OECD, वर्ल्ड बैंक, उसके बाद यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड OPEC। ऐसे अलग अलग आपको जो इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम करते हैं उनके बारे में भी हमें सीखना है। इसके बाद आता है एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड एक लास्ट वाला एलिमेंट्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। ये 2 चैप्टर हमें बाकी है। AI तो एक चिल्लर सा चैप्टर रहेगा, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उसके ऊपर तो आ नहीं सकता है। तो एनवायरमेंटल गवर्नेंस के अंदर भी आपको क्या दिया गया है, तो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑन नीड और प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, फोकस ऑन प्लानेट along with profitability of business organizations to enhance sustainability, national guidelines on responsible business conduct, various environmental initiatives of government of India and SEBI towards safeguarding environment। इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं है। जो इन्वायरमेंट हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट के वजह से जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट को तकलीफ होती है, उसके लिए प्लानेट और प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट आपको इसके अंदर कैसे करना है बिजनेस एंटिटीज़ को, ये वाला पॉइंट आएंगे इसके अंदर। इसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या आता है, लीगल फ्रेमवर्क, उसके बाद हमारा जो भी कॉरपोरेट कल्चर होता है, देखो हर कंपनीज के अंदर, तो वो कॉरपोरेट कल्चर के अंदर आपको मैनेजमेंट कैसा रखना है, तो लीगल फ्रेमवर्क, मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद उसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट्स इन कॉरपोरेट गवर्नेंस, इन्वायरमेंट, सोशल गवर्नेंस एट्सेट्रा, ये चीज़ें आपको यहाँ पर कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर सिखाई जाएगी। और लास्ट में एक पॉइंट ये भी रहेगा,
ICSI गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन स्टीवर्डशिप। तो ये भी आपको पॉइंट एक है, ये भी हमें सीखना है। इसके बाद आता है हमारा OMR वाला पेपर, जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो OMR वाले पेपर के अंदर आपको क्या सीखना है? बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट। बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली हमको बिजनेस लॉज का नॉलेज आना चाहिए और बिजनेस मैनेजमेंट का बेसिक प्रैक्टिकल इंसाइट्स आना चाहिए। तो ये भी बेसिक नॉलेज वाला ही लेवल है। इसके अंदर बिजनेस लॉज 60 मार्क्स है और बिजनेस मैनेजमेंट 40 मार्क्स है। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू लॉ, ये वाला चैप्टर आएगा कि लॉ कहाँ से आया, फिर उसके टर्मिनोलॉजीज मैक्सिम्स कहाँ से बने, अलग अलग साइटेशन ऑफ केसेस आपको समझने हैं, इमर्जिंग लेजिस्लेशंस आपको सीखने हैं ये वाले चैप्टर के अंदर। तो पहला हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हमारा मेन टॉपिक सभी चालू होते हैं। सबसे पहला आएगा एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के अंदर आपको उसके मीनिंग, नेचर, टाइप्स सीखने हैं कंपनीज के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं वो सीखना है, मैनेजमेंट सीखना है और शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनीज क्या होते हैं ये भी हमें सीखना है। इसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये वाला पार्ट हमें इसके अंदर सीखना है। तो मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नेचर एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नॉर्मल एक्ट है पूरा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये हमें बेसिक यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेनी है इसके अंदर। फिर लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एक्ट एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये दोनों हमें इसके अंदर सीखने हैं। इसके अंदर पार्टनरशिप डीड, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, उसके बाद इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स, पार्टनरशिप, इसके बाद LLP का एक्ट और डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड LLP, हमें ये पढ़ना है। इसके बाद आता है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एलिमेंट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एग्रीमेंट टू सेल, बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क, लेबर एंड हायर परचेज एट्सेट्रा, ये हमें सीखना है। कंडीशंस एंड वारंटीज सीखने हैं क्या होते हैं अलग अलग। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स सीखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर सीखना है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सीखना है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर जो होते हैं वो भी सीखना है। ये सब आपको MCQ आने वाला है ना, इस वजह से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस पढ़ेंगे तो भी ना, तो पढ़ पढ़ के ही जितने बार पढ़ोगे ना उतने बार आपको वो ज़्यादा समझता जाएगा। तो ये वाला इजी वाला पार्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस इतना है कि आपने ज़िंदगी में पहली बार पढ़ने जा रहे हो, कभी इसके पहले आपने लॉज, एक्ट्स, रेगुलेशंस, रूल्स ये पढ़ा नहीं है कभी, तो ये आपको बस उतना ही डिफ़िकल्ट है लॉ का लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना। बाकी एक बार समझ गया ना कि फिर उसके बाद कोई भी इसके अंदर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक दिया गया है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये भी आपको सीखना है, जिसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पार्टीज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, क्रॉसिंग ऑफ चेक्स, पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट्स वगैरह, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ एज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब हमें इसके अंदर सीखने हैं। इसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट 40 मार्क्स के लिए। यहाँ पर भी देखो 6 चैप्टर्स है सिर्फ 60 मार्क्स के लिए, मतलब यहाँ पर भी MCQs आपको हर चैप्टर से देखने को मिलेंगे अच्छे खासे। इसके बाद आता है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर क्या दिया गया है, देखो बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, इसके अंदर मीनिंग, फीचर्स, नेचर, टाइप्स, ये सब दिए जाएंगे। इसके बाद आएगा हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस के अंदर क्या आएगा, तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस एंड प्लानिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो मेनली प्लानिंग वाला पार्ट, फिर ऑर्गेनाइजिंग वाला पार्ट, फिर स्टाफिंग वाला, डायरेक्टिंग वाला, कोऑर्डिनेटिंग,
रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये एक्चुअली सब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये सब क्या है, हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इसको आपको डिटेल्ड में पढ़ना है। ये पूरा ओसीएम वाला पार्ट है। 11th-12th के अंदर ओसीएम आता है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर आता है, उसका ये पार्ट है। इसके बाद ये भी सेम है, हेनरी फेयल्स का 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपको वो अलग अलग 14 प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं हेनरी फेयल्स के तरफ से, वो भी दिए जाएंगे। और एक टेलर जो था हमारा साइंटिस्ट, वो टेलर के तरफ से प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये आपको पढ़ने हैं, ये डिटेल्ड में आएंगे। इसके बाद नॉलेज, मैनेजमेंट नॉलेज फॉर कंपनी सेक्रेटरीज, कंपनी सेक्रेटरीज के लिए जो मैनेजमेंट नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मल बेसिक नॉलेज, वो नॉलेज भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट थियरीज, अप्रोचेस फॉर कंपनी सेक्रेटरीज, स्मॉल केसेस ऑन मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपको कैसे हैंडल करने हैं यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको लास्ट में कितने टॉपिक्स है, 7, 8, 9 एंड 10, 4 टॉपिक्स है 40 मार्क्स के लिए, टोटल 100 मार्क्स के लिए 10 टॉपिक्स। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा वेटेज है, 10-10 मार्क का ऑलमोस्ट। तो आई होप आपको ये वाला सिलेबस अच्छे से समझ गया है, और आपको अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि 12th के साथ मेरा CSEE का प्रिपरेशन कैसा होगा। तो आपको 12th के साथ ही करना है इसको। सेम सिलेबस है, अकाउंटिंग सेम है, ये मैनेजमेंट वाला पार्ट सेम है, बस आपको लॉ नया एक पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट सेम है, और जो फर्स्ट कम्युनिकेशन वाला पेपर है आपका, वो कम्युनिकेशन वाले पेपर के अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपके बचपन से रिलेट करते आए हुई मिलेंगी, लेटर राइटिंग वगैरह, ऐसे चीज़ें जो है ये आपके बचपन से हम करते आए हैं हम, बराबर। तो उसको आपको बस वहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आई होप ये वाला जो सिलेबस है आपको अभी समझ गया है पूरा कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। तो मैं ये बता दूँ कि इसके अंदर का जो पेपर 4 है, लॉज वाला एंड मैनेजमेंट वाला, ये पार्ट मैं और हरी सर मिला करके पढ़ाएंगे। मैनेजमेंट वाला पार्ट हरी सर लेंगे और लॉ वाला पार्ट मैं लूँगा, और जो पूरा का पूरा पेपर 3 है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये पूरा हरी सर पढ़ाएंगे। एंड जो अकाउंटिंग्स वाला पार्ट है, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये मैं पूरा सिखा दूंगा। 12th और CSEE मिक्स एक ही बैच रहेगा दोनों के लिए, क्योंकि सेम है सारा। तो 12th एंड CSEE के लिए मिक्स आएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो मतलब 12th के जो चैप्टर्स यहाँ के और वहाँ के मैच हो गए वो, और 11th के जो चैप्टर्स यहाँ के और वहाँ के मैच हो गए वो, ऐसा 11th-12th बैच प्लस CSEE बैच, ये मिक्स बैच आएगा। सेम एक ही रिकॉर्डिंग के अंदर सारे के सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली मैं वन शॉट डालने की सोचूंगा, जिसके अंदर 3-4 घंटे का वन शॉट रहेगा, जिसके अंदर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करके मिलेगा। ठीक है, तो आपको वो 12th बोर्ड्स के लिए भी काम आएगा और CSEE के लिए भी काम आएगा। बस हम अभी बिजनेस कम्युनिकेशन का नहीं बता रहे आपको कि कौन पढ़ाने वाला है। बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो हम आपको जल्द से जल्द वहाँ पर बता देंगे। तो आज के लिए बस मेरे तरफ से इतना ही था। आपको सिलेबस के बारे में पूरा बता दिया कैसा है क्या है। बस आपको अभी 12th का प्रिपरेशन अपना जारी रखना है, अच्छे से 12th कंप्लीट करना है, और उसके बाद आपका मार्च और अप्रैल और मई 2 या 3 महीने बचते हैं, उसके अंदर आपको CSEE का पढ़ाई करना है, और CSEE फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हमें यहाँ पर क्रैक करना है। ये सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सारे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे क्लासेस के बारे में। अब जो भी हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब के ऊपर, उसके नोटिफिकेशंस हम टेलीग्राम के ऊपर वहाँ पर डाल दिया करेंगे। ठीक है,
तो आई होप आप सभी को अभी ये वाला सिलेबस समझ गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और हमारे साथ बने रहना है एंड तक। और वादा है मेरा कि अगर पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, सेशंस हमारे पूरे कंप्लीट देखेंगे, तो आप 100% सी एस डबल ई टी पास हो जाएंगे। और सी एस एग्जीक्यूटिव के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप इधर से पास होके जाएंगे। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, चिल मारने का, मस्त पढ़ाई करने का और एग्ज़ाम क्लियर करने का। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।